नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पहले यूपी और फिर दिल्ली। तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आपके साथ तो दूसरे राज्यों में भी सीटों का समझौता हुआ है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी। अब कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का रुख किया है। वहां ममता बनर्जी के एकला चलो की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वहां भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। और टीएमसी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा सूत्रों के मुताबिक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। चर्चा टीएमसी को 37 और कांग्रेस को 5 सीटें का फॉर्मूला बताया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस एक और सीट चाहती है। बदले में कांग्रेस को असम की 2 सीट टीएमसी को देनी होगी। मेघालय की 1 सीट भी टीएमसी को देनी होगी। इस फॉर्मूले पर सहमति बनी तो हो सकता है ये समझौता हो जाए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट अतुल पाटिल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी की और नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत अगर मैं आपसे करूं पाटिल जी, तो क्या अच्छी खबर है आप लोगों के लिए? शुरुआत तो हुई यूपी, फिर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता और अब टीएमसी पर बात आगे बढ़ रही है, लेकिन मामला अटक कहाँ रहा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त? देखिए, ये अच्छी खबर इंडिया की, अच्छी खबर भारत के लिए भी है। तो और बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी ने भगवान को पानी में डाल के रखा था। हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं पानी, भगवान को पानी में डाल के रखना। तो वो उनका कुछ हो नहीं रहा है और इंडिया गठबंधन दिनों पर दिन काफ़ी पक्का होता जा रहा है और जनता में उसके प्रति विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन एक खबर मैं अभी देख रहा था और खुशी हो रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जहां महिलाओं पे अत्याचार हुआ है वो संदेश खाली में जा रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे कि यूपी में इतने बलात्कार होते हो तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? क्या यूपी देश में नहीं है? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके ऊपर सामूहिक दुष्कर्म हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये भी सवाल आज मैं आपके माध्यम से खड़ा करना चाहूंगा। ये कहते हुए कि संदेश खाली में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो सीधा सवाल तो था ये पाटिल जी, इंडिया गठबंधन पहले भी पक्का था, पश्चिम बंगाल में आज अटक भी कर रहा है। पक्का ममता बनर्जी क्या उतनी गुंजाइश आप लोगों के लिए छोड़ रही हैं? नहीं, सूत्रों के तरफ से आपके तरफ पूरी खबर नहीं आ रही है। मामला कहीं अटक नहीं रहा है। मामला एकदम स्मूथ है, पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये पता नहीं ये सूत्र कहाँ से आ जाते हैं बीच में और फिर बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है और फिर ये बातें हो जाती है कि नहीं, ये गठबंधन टूट गया है, बिखरा हुआ इंडिया वगैरह 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 वगैरह। इंडिया बिखरता नहीं है, इंडिया था, इंडिया है और इंडिया रहेगा और पूरी ताकत से पर ये आपके चुनाव अपने 2024 का गठबंधन से लोकसभा का खुश हैं? हम अधीर रंजन जीतने जी तो वाले हैं। नाखुश बताए जा रहे हैं। नहीं सुप्ता जी, एक बात आप देखिए कि ये गठबंधन लोकसभा के लिए है और लोकल इश्यूज जो है वो लोकल इश्यूज होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। अभी देखिए, बीजेपी के सारे साथी छोड़ के चले गए, अकाली दल चला गया, एआईएडीएमके अभी चला गया, ऐसे एक एक करके उनके सारे साथी चले गए। फिर गिरेबान पकड़ के गठबंधन दिखाने के लिए 38 लोगों को लेकर आए। आज हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ उटवल चला, सिर्फ उटवल नहीं, सीधा गोली चलाओ गोली मारो भेजे में चल रहा है। रोज गोलियां चल रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं। पूरा जंगल राज महाराष्ट्र में है मायावती के साथी तो सरकार आपके में। भी छोड़ के चले और यहाँ गए। पर बिहार में अभी क्या कह हुआ रहे हम हैं कि सब अमित शाह जानते जी हैं। के पास में होगा। जी बिल्कुल। अतुल जी, मैं अब यहाँ प्रियंका जी पर आऊंगी क्योंकि आपने अपनी बात रखी है। जो बात अतुल जी कह रहे हैं कि फाइनली एक शेप ले रहा है इंडिया गठबंधन और बहुत ज्यादा मेहनत अब एनडीए को करनी होगी और इसी से जोड़कर प्रधानमंत्री का दौरा पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। प्रियंका जी देखिए, इंडिया गठबंधन में और राहुल गांधी में कोई खास फर्क ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी आज इतने सालों से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही इंडिया गठबंधन जो है उनको अभी काफी समय लगेगा अपने आप को जो है वो राजनीतिक तरीके से एस्टैब्लिश करने में। बिल्कुल दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अभी सुना उन्होंने एक इशू रेज किया कि क्यों कोई यूपी नहीं गया, क्यों कोई मणिपुर नहीं गया। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि दौड़ते हुए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए इतने व्याकुल थे, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आपके मन में इज्जत नहीं?
अगर होती तो जरूर आते, मगर नहीं आए। हो सकता है रेप की परिभाषा उनके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश और मणिपुरी समझ आता हो, पश्चिम बंगाल नहीं समझ में आता। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि हम बड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इनकी राजनीति आप इससे देखिए ना, कल तक मध्य प्रदेश में यही कांग्रेस है और यही समाजवादी पार्टी है, आपस में क्या हुआ करता था, किस तरह से समाजवादी पार्टी को ये गाली देते थे, अखिलेश यादव को कई कई मतलब बातें सुनाते थे, और अभी सीट शेयरिंग की बात हो रही है। तो आइडियोलॉजी कहाँ है? आइडियोलॉजी कहाँ है? जिन लोगों की अपनी आस्था और आइडियोलॉजी नहीं होती, वो देश के भविष्य के लिए क्या सोचेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं। देश की उन्नति या देश को किसी तरीके से आगे बढ़ाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं। इनका इंटरेस्ट अगर है तो सिर्फ अपने को बचाए रखने में है। पश्चिम बंगाल की ही बात ले लीजिए ना, देखिए ममता बनर्जी ने कितनी बेइज्जती करी है इनकी, कितने बेइज्जती करी है। मगर वही बात है ना कि ये अलायंस जो है सिर्फ बचे रहने के लिए एक गाल पर चाटा खाता है, दूसरा सामने कर देता है। यही इनकी आज हालत हो गई है। अधीर रंजन जो इनके पार्टी की नेता है, कभी उन विचारों की भी सुन लीजिए। वो यहाँ मट्टी पर लड़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ मट्टी पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई कर रहे हैं, और ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने कि किसी तरह हमारे साथ सीट शेयरिंग कर लीजिए। जबकि आपको एक बात बताए दूं, फिलहाल जो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली और अब जब बात बनती दिख रही है पश्चिम बंगाल में, तो एक शेप इंडिया अलायंस लेता दिखाई दे रहा है, वो भी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। नवीन उपाध्याय जी, आप दोनों को सुन रहे थे। नवीन, क्या हम इस वक्त कह सकते हैं कि फाइनली इंडिया अलायंस एक शेप ले रहा है एनडीए के सामने खड़ा होने के लिए? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आई थिंक सम प्रोग्रेस हुए हैं, और होना लाजमी भी था क्योंकि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। लेकिन देखिए, बहुत वैल्यूएबल टाइम इसमें लॉस हो चुका है। लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन के लिए पहल की थी, और उसके बाद जिस तरह का मोमेंटम बना था, वो मोमेंटम जो है पिछले 4-5 महीनों में पूरी तरह कोलैप्स कर गया। एंड आई थिंक व्हाटएवर ग्राउंड ये लोग रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, I think already a lot of water has flown down, a lot of damage has been done. So now I think कांग्रेस लीडरशिप पर टोटली, आई थिंक कांग्रेस लीडरशिप पर ही अधिक हमारे अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस लीडरशिप को अब बहुत ही एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे। दे विल हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल ताकि डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। तो एटलीस्ट दे शुड बी इन ए पोजिशन, अब ये जो कोशिश हो रही है कि एटलीस्ट दे आर वांट टू बी इन ए पोजिशन टू पुट अप ए डिग्निफाइड फाइट। अदरवाइज जो लग रहा था कि थिंग्स वेयर कोलैप्स, जिस तरीके से नीतीश कुमार निकल गए, जयंत चौधरी निकल गए, और कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स पार्टी को छोड़कर चले गए, उसके बाद जिस तरह का एक माहौल बन रहा था कि इट इज गोइंग टू बी ए केक वॉक फॉर बीजेपी, उसको एटलीस्ट एक सिम्बलेंस ऑफ फाइट देने की कोशिश की जा रही है। और हमको लगता है उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है। आने वाले दिनों में बिहार और ये सब जगह पर मेरा मानना है कि गिव एंड टेक करके एक प्रॉपर अलायंस फॉर्मेशन एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि वक्त बहुत ज्यादा इंडिया अलायंस ने गंवा दिया। अतुल जी, जो बात प्रियंका जी कह रही थी कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से आप लोगों को बीच में लटका कर रखा, जम्मू कश्मीर से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की कुछ इसी तरह की खबर आ रही है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है वो भी बीच में बात अटकी हुई है। तो ऐसे में अलायंस में सब साथ तो हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने राज्यों में जब बात आ रही है तो कांग्रेस की कोई सुन नहीं रहा। नहीं सिकता जी, मैं तो यहाँ महाराष्ट्र में बैठा हूँ। महाराष्ट्र में काफी सब कुछ स्मूथ है, ऑलमोस्ट सब हो गया है। 27-28 को सारा डिक्लेयर हो जाएगा। लोग अपने अपने ग्राउंड पर अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी कह रही थी कि हाँ, भविष्य जो है इनके हाथ में क्या है। भविष्य यूपी के सड़क पे 65 लाख लोग जो है वो आए दिन पेपर लीक के लिए रास्ते पर खड़े, री एग्जाम चल रहा है। महाराष्ट्र में भविष्य इसी तरह से रास्ते पर खड़ा हुआ है। इस देश ने गंगा में, इस देश का भविष्य जो है मौत का तांडव गंगा, मां गंगा में देखा है। इस देश ने भविष्य जो है, जो मजदूर है इस देश के, उनको सड़कों पे करोड़ों के तादाद में पैदल चलते हुए देखा है। देश का भविष्य जो है ना 205 लाख करोड़, 10 साल के अंदर इन्होंने 155 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर थोपा है। और हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 81% पर गया है। 70% पर पाकिस्तान का क्या हुआ है, सारे देश और सारा दुनिया देख रहा है। तो देश का भविष्य किसके हाथ में, ठीक है, ये जनता जानती है। और इसीलिए डर के मारे नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर
सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर 400 पार करने वाले डरा हुआ देश का प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को अपने पार्टी में ले रहा है। जो 400 पार की बात करता है वो उसके पास 165 सांसद। जयंत चौधरी को समझा पाए, क्यों नहीं नीतीश कुमार को समझा पाए, क्यों वो छोड़ के चले जा रहे? जो डरे वो चले गए, जिनको जीतने का हौसला है वो है। 165 सांसद इनके पास दूसरे पार्टियों से आए हुए हैं, उसमें के 65 सांसद तो कांग्रेस के हैं। और ये बात करते हैं देश के इतने बड़े नेता, विश्व गुरु, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। अरे विश्व की पार्टी तो कांग्रेस पर निर्भर है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, ये तो कांग्रेस युक्त भारत हो गया है। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। बीजेपी के लोग अभी दरिया उठा रहे हैं बेचारे, वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये हमारी प्रियंका बहन है बेचारी, ऐसे लोग जो है कई सालों से, पता नहीं मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो बेचारे सालों से बीजेपी में हैं, लगे हुए हैं, 40 साल से विपक्ष में बैठे थे, अभी सत्ता में आ गए, फिर भी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे? हमारे लोग वहां जा जाकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हुए लोग हैं जो छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे डरे हुए लोगों को साथी बीजेपी क्यों बना रही है? देखिए, पहली बात, इन्होंने जो ईडी और सीबीआई के लिए कहा, तो मैं इनको फिर से एक बार याद दिला दूं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको केस्ड पैरेट कहा था। तो पहले तो ये समझे कि ईडी और सीबीआई को कौन चला रहा था। हम नहीं चलाते, वे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए ना, ईडी और सीबीआई से आप लोग डरते क्यों हैं? डरेगा तो वही जो चोरी करेगा, आंख तो वही लग जाएगी जो खाएगी। तो चोरी करना बंद कर दीजिए, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, डर मुक्त कांग्रेस हो जाएगी। भाई चोरी मत करिए। देखिए, दूसरी बात ये है, बीजेपी को बहुत अच्छा लगता है आपको इस तरह से देख करके सड़कों पर, क्योंकि आप लोगों ने ये खानदानी जो अपना इतिहास जो यहाँ ये क्या बोलते हैं भारतवर्ष में बनाया था, और आप सोचते थे कि विरासत में मिला है तो चलते रहेगा, तो कभी सड़क का मुंह नहीं देखा था। तो आज अच्छा है, लोगों ने आपको वहां से उठा करके सड़क पर चलने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, अभी और चलिए, अभी चलना काफी लंबा सफर है आपका, लेकिन अच्छा है, चलते रहना, सेहत बनी रहती है। तो और दूसरी बात ये, बीजेपी को कहीं भी आपसे खतरा नहीं। देखिए, हम तो जनता का साथ, जनता का विकास में विश्वास करते हैं। जनता ने बराबर हमारा साथ दिया है और देती जा रही है, तो इसीलिए उनका आशीर्वाद सर माथे पर है। और जब तक जनता चाहेगी, आप जितने भी हाथ बढ़ा ले, जितने एक हो जाएं, जाको रात के साइयां मार सके ना कोई। जी नवीन जी, आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, और अभी खबर ये भी आ रही है कि बीएसपी को अप्रोच किया जा रहा है, उसके नेताओं को अपनी ओर खींचने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले ये तो होना ही है, कोई छोड़कर जाएगा, कोई साथ आएगा, और एक तरह से जो एक स्वरूप बनने वाला है दोनों ही मोर्चे पर, वो कुछ अलग ही होगा जब ये लोग जनता के पास उतरेंगे वोट मांगने के लिए। देखिए, जहां तक पार्टियों से डिजर्शन का सवाल है, कांग्रेस के जो कई नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और चले गए हैं और आने वाले दिनों में जा सकते हैं, मेरा मानना है कि लीडरशिप, जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा हम ब्लेम करेंगे लीडर्स को। लीडर, अगर पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में दिखाई देती है और लीडर्स जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो ऐसी स्थिति में पार्टी से नेता छोड़कर नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व ने लेट डाउन किया है अपने नेताओं को। ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात कि देखिए, आपका सवाल, दूसरा सवाल क्या था? बीएसपी को भी अप्रोच किया जा रहा है, उसके नेताओं को अपनी ओर खींचने की भी खबर आ रही है इस वक्त। देखिए, हम नहीं मानते हैं कि बीएसपी इस इंडिया अलायंस में का किसी तरह से पार्ट बनेगी। ये हमको नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डील हो गई है। और जिस तरह का मायावती का जिस तरह का एम्बिशन है, उनके पार्टी के प्रवक्ता ने 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले ही एक स्टेटमेंट दिए थे कि मायावती को अगर प्रोजेक्ट कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो शायद हम तैयार हो जाएंगे। तो और बीएसपी के नेता जब टूटेंगे, वो तो कांग्रेस में ही जा रहे हैं, कांग्रेस उनको अप्रोच कर रही है। कुछ जा रहे हैं, लेकिन पार्टी एज ए बीएसपी हमको नहीं लगता है। क्या है कि देखिए, एक चीज स्पष्ट है, सारे लोग जानते हैं कि बीएसपी के काफी क्लोज संबंध रहे हैं बीजेपी से, और ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि अभी तक का जो रवैया रहा है उसमें बीएसपी कोई ऐसा स्टैंड लेगी जो कि डायरेक्टली बीजेपी के जो इंटरेस्ट है उसको बहुत डिसाइसिवली इम्पैक्ट करे उत्तर प्रदेश में। तो हमको नहीं लगता है कि बीएसपी किसी तरह का डील करेगी इस इंडिया अलायंस से। टाइम भी उसके लिए, आई थिंक टाइम हैज रन।
चलिए, तो ये देखना होगा। हालांकि खबर आ रही है बीएसपी के हवाले से, बीएसपी के सूत्रों के हवाले से। लेकिन अतुल पाटिल, प्रियंका टिब्रेवाल और नवीन उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। चुनावी मौसम है, हम आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इस तरह की चर्चाएं अब और जोर पकड़ने वाली हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे। खबर आ रही है कि बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के 4 सांसद बीजेपी, 3 सांसद कांग्रेस और 3 समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। बीजेपी के संपर्क में 4 बीएसपी सांसद मलूक नागर, संगीता आजाद, राम शिरोमणि वर्मा और रितेश पांडे हैं। 3 बीएसपी सांसद सपा और 3 बीएसपी सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस का साथ मिला है। और दानिश अली से बात की है हमारे सहयोगी प्रशांत। अमरोहा की सीट सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस के पास गई है, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा कांग्रेस से चुनाव लड़ने का तो आप चुनाव लड़ेंगे उस सीट से? जब राजनीति कर रहे हैं हम सफर पे हैं। इस देश के एक बड़े तबके को, चाहे वो महिला हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर किसी को ब्रांड कर दिया जाता है इस देश में। इतने नोबल कॉज के लिए जिस यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूं, मेरे ख्याल से फोकस उस पे रखें तो ज्यादा बेटर है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश बचाना है। इस मुल्क का जो सोशल फैब्रिक है उसको इंटैक्ट रखना है। जो लाखों हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था कि जब किसान दिल्ली कूच कर रहे हो तो उन पे जो है गोली चले, आंसू गैस के उनको जो है 100 किलोमीटर दूर ही जो है कंक्रीट लगा करके, कटीले तार लगा करके रोक दिया जाए। तो फिलहाल फोकस हमारा उस पे है। आगे जब पुल कोई ब्रिज क्रॉस करने की बात होगी उस पर उस वक्त विचार किया जाएगा। तो खबर है कि बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं और वो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के संपर्क में है। वैसे बीजेपी का कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम करना चाहता है उनका स्वागत है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है और सारी पार्टियां अपने हिसाब से तय करती हैं कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगी, कौन प्रत्याशी होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश समेत देश भर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जीत मिलेगी। ऐसे सभी लोग जो माननीय मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को हम पार्टी ज्वाइन भी करा रहे हैं, हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने चुनावों से पहले काशी की जनता को 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में बनारस का तेज विकास हुआ है। पीएम ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। संत रविदास की 647वीं जयंती समारोह में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जात पात के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जात पात के इस रोग से मानवता को नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां दलितों, वंचितों के लिए हर योजना का विरोध करती हैं और जाति के नाम पर अपने परिवार के लिए स्वार्थ की राजनीति करती हैं। और के बाद डीकेएस श्रीकांत राव जी। जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर
किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। और बीते कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 10 फरवरी को गुजरात में करीब 1 लाख घरों का भूमि पूजन किया गया। 11 फरवरी को झाबुआ में करीब 7300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया। झाबुआ में आहार अनुदान की मासिक किस्त और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को करीब 2 लाख अधिकार अभिलेख दिए गए। पीएम आदर्श ग्राम योजना में 559 गांवों के लिए 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा अनुदान का फैसला किया गया। और 15 फरवरी राजस्थान को 17,000 करोड़ की परियोजनाएं दी गईं। 16 फरवरी को हरियाणा में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं का ऐलान किया गया था। 19 फरवरी को जम्मू में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया गया। 22 फरवरी को गुजरात में 800 करोड़ रुपए के तापी रिवर बराज का भी शिलान्यास किया गया। 23 फरवरी को बनारस में 11,000 करोड़ के 24 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। और 23 फरवरी को करीब 2,000 करोड़ के 12 दूसरे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया है। और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश का भविष्य चुनने के लिए बड़ी संख्या में 18 साल और उससे ऊपर के नौजवान पहली बार अपना वोट डालेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। आप देख रहे हैं 5 की बात। पश्चिम बंगाल के संदेश गाली में आज फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। तनावपूर्ण हालात की वजह से इलाके में धारा 144 लगा दी गई। आज जब पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए आगजनी कर दी। कई महिलाएं पुलिस की गाड़ियों के आगे भी लेट गई। देखिए, संदेशखाली में फिर से एक हिंसा की स्थिति बनी है। वहाँ पे फ्रेश टेंशन वहाँ से रिपोर्ट हुआ है। और ये जो आज सुबह की जो घटना हुई है उसी सिलसिले में आज सुबह वहाँ पे 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राज्य की डीजीपी राजीव कुमार और साथ साथ एडिशनल डीजी साउथ बंगाल सुप्रतिम सरकार वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को आश्वासित किया कि देखिए, आपका जो कंप्लेंट्स है उस सारे कंप्लेंट्स का जांच होगी और जांच के बाद जो इसका समाधान होगा वो भी निकाला जाएगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके ज़मीन वापस मिले हैं। तो यहाँ पे ज़मीन छीनने की मुख्य आरोप है संदेशखाली में, आपको पता है। और उसके बाद जब पुलिस ने कुछ लोगों को उठाए सुबह के जो आग लगाने की घटना है उस सिलसिले में, तब फिर से स्थिति बिगड़ गई और कुछ महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने आकर लेट गए ताकि पुलिस की गाड़ी जिनको उठाए थे, जिनको डिटेन किए थे, उनको ना लेके जा पाए। साथ साथ अब जो खबर आ रही है बेरमोजूर और झुपखाली, जो ये 2 इलाका है संदेशखाली के अंदर, यहाँ से जो फिर से आग लगाने की घटना जो है वो आ रहे हैं। और डीजीपी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग आर्टिफिशियल आग लगा रहे हैं ताकि लोगों के समस्या का समाधान ना हो। हम रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे। और यहाँ पे मैं रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके खिलाफ अन्याय है तो आप जाके किसी और के खिलाफ अन्याय करें।
कानूनी व्यवस्था पे भरोसा रखिए, यहाँ पे हम कैंप लगा रहे हैं। ये डीजीपी का मुख्य जो संदेश था संदेशखाली के निवासी के लिए ये था, लेकिन उसके बाद भी आज शाम को दोपहर को स्थिति फिर से बिगड़ी है और यहाँ पे आज एक हिंसक स्थिति बनने की तस्वीर जो है आपके सामने आ रहे हैं। संदेशखाली की ये तस्वीर है, यहाँ पे जो हम देखें आज दोपहर की जो तस्वीरें आए हैं सामने, उसमें संदेशखाली से फिर से स्थिति बिगड़ने की तस्वीर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली को लेकर जारी सियासी टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। 1 मार्च को आरामबाग में पीएम की जनसभा है, 2 मार्च को कृष्णानगर में पीएम मोदी रैली करेंगे। इसके अलावा 6 मार्च को बारासात में उनका कार्यक्रम पहले से तय है। ये जगह संदेशखाली के बिल्कुल पास है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस जंग के बीच कुछ भारतीय भी फंस गए हैं। भारत से हेल्पर की नौकरी के लिए रूस गए यहां के ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी के कारण रूस के मिलिट्री में शामिल कर लिए गए और अब युद्ध के मोर्चे पर फंस गए हैं। भारत ने कहा है कि उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और युद्ध से दूर रहने को कहा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है कादम्बिनी शर्मा। विदेश मंत्रालय ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि 9 के करीब भारतीय जो हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंस गए हैं। वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है। ये खबर जो आई थी वो एक अखबार के जरिए आई थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय भी इसकी तस्दीक कर रहा है। तो क्या हुआ, कि कैसे फंसे ये भारतीय और विदेश मंत्रालय इस बारे में क्या कर रहा है? असल में जो AIMIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक खत लिखा विदेश मंत्री S जयशंकर को, जहां पर उन्होंने बताया कि हैदराबाद के एक परिवार का बेटा सुफियान जो है वो इस तरह से बाहर जाकर रूस जाकर फंस गया है, ऐसे हालात में फंस गया है। इसके परिवार ने उनसे गुजारिश की थी कि वो विदेश मंत्रालय से बात करें और ये उन्हीं के कहने पर खत जो है असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा और मदद की गुहार लगाई। कैसे हुआ ये? असल में कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने नौकरी का झांसा दिया, कहा कि वहाँ पर सपोर्ट स्टाफ के तौर पर वो काम कर सकते हैं और इसी झांसे में वो रूस चले गए। लेकिन वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया वो असल में रूसी भाषा में था, जो इनकी समझ में नहीं आया। जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने साइन किया उसके बाद ये बताया जाता है कि उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद सपोर्ट जॉब के बजाय उन्हें लड़ने के लिए फ्रंट पर भेज दिया गया और इस तरह से वो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में फंस गए। अब परिवार जो है वो ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कह रहा है कि भारत जो है वो इन सभी को बचाकर, उनके बेटे को बचाकर लाए और सभी भारतीयों के बारे में भी चिंता ज़रूर है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है, विदेश मंत्रालय जो है वो इस बात की कोशिश कर रहा है। तो अब बयान जारी किया है विदेश मंत्रालय ने, उसने कहा है कि रूस में जो भारत का दूतावास है वो लगातार रूस के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन्हें इन सभी भारतीयों को डिस्चार्ज कराकर वापस भारत ले आया जाए और इस बारे में मंत्रालय को जानकारी भी है और वो लगातार कोशिश भी कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय नागरिकों को सावधान रहना चाहिए, आगाह किया है, कहा है कि इस युद्ध से हर प्रकार से दूर रहें और ये युद्ध जो है अब तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है और रोज़ इस भयानक होता जा रहा है और फ्रंट पर होना निश्चित तौर पर खतरे की बात है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ऐसे ही जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके कारण कई भारतीय आज रूस में फंसे हुए हैं, ऐसे ही कई और जगह पर फंस जाते हैं और ये जो है इस मामले में, ट्रैवल एजेंट्स के मामले में बेहद सावधानी की भी ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं कि कब, कितनी जल्दी ये जो भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में फ्रंट लाइन पर फंसे हैं वो भारत वापस आ पाते हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।